हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक मुद्दा काफ़ी बर्निंग इशू बना हुआ है और वो है इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट। वैसे तो ये इशू हमेशा से ही बर्निंग इशू रहता है। पिछले 100 साल की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हमेशा ये चर्चा में बना रहता है ये टॉपिक। लेकिन आजकल कुछ इनके बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। गाज़ा स्ट्रिप का नाम सुना होगा, अल उसका मस्जिद का आपने नाम सुना होगा, उसके अलावा वेस्ट बैंक, ये सब काफ़ी सारे नाम आपने सुने होंगे। अगर आप इन स्टोरीज़ को ढंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया पे ये चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको क्या है, कई बार एक ही साइड पता चलती है, किसी भी मुद्दे का एक ही साइड पता चलता है। क्यों? जैसे इंडिया में अभी हैशटैग चला ट्विटर पे, वी सपोर्ट इजराइल, कुछ लोगों ने किया वी सपोर्ट पैलेस्टाइन। तो लोगों ने इजीली साइड पिक कर ली। लेकिन साइड पिक करना इस मैटर में आसान काम नहीं है। ये बहुत ही जटिल मुद्दा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। जब आप इस मुद्दे को पूरा समझोगे तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आप किसकी साइड लें। तो इसीलिए हमें साइड पिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस मामले की गंभीरता को समझना है कि ये इशू है क्या, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्व ना होने के पीछे के कारण क्या हैं, और ये मामला कैसे रिजोल्व हो सकता है। और साथ ही साथ जो अभी की करंट सिचुएशन है उसको भी हम ढंग से समझेंगे। ठीक है। वैसे तो आप इसराइल की अगर आप बात करें तो आप जानते ही होंगे कि इसराइल एक दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जहां पे जूइश पॉपुलेशन है मेजोरिटी में, और यहूदियों के धर्म के आधार पे ही ये देश बना। आप ये भी जानते हैं कि यहूदियों का हजारों सालों तक परसिक्यूशन हुआ है और उन्होंने अपने अस्तित्व की एक लंबी लड़ाई लड़ के मुश्किल से एक देश इजराइल उनको मिला है, उनको अपनी ज़मीन, अपना घर मिला है। लेकिन क्या क्या इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते इतना आगे बढ़ गया कि पैलेस्टाइन के लोगों के अस्तित्व के ऊपर वो खतरा बन गया? क्या ये चीज़ है? तो ये सारी चीज़ों को हमें डिटेल में समझना है कि इस मुद्दे में क्या है, क्या इजराइल के लोगों की गलती रही, क्या उनके पक्ष में तर्क हैं, क्या उनके विपक्ष में हैं, क्या पैलेस्टाइन के लोगों की गलतियां रही और क्या उनके साथ हो रहा है आज के समय। इन सभी चीज़ों को हमें समझना है। टॉपिक जब आपको पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। तो हिस्ट्री भी इसकी पढ़नी है और करंट सिचुएशन क्या है 2021 में, ये मामला इतना चर्चा में क्यों है। ये सारी न्यूज़ आउटलेट्स आपने देखी होंगी कि कब इसराइल की जो सेना है वो अल अस्का मस्जिद के अंदर किस तरह से घुस गई। उसके बाद गाज़ा की तरफ से, वेस्ट बैंक की तरफ से, गाज़ा की तरफ से इसराइल के ऊपर काफ़ी सारे रॉकेट डाले गए, उसके ऊपर मिसाइल का हमला हुआ। फिर उसके जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने भी बहुत सारी मिसाइल्स उनके ऊपर दागी और सैकड़ों लोग इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अभी मारे जा चुके हैं। लेकिन ये विवाद क्या है, जेरूसलम का मामला क्या है, गाजा स्ट्रिप क्या है, इजराइल पैलेस्टाइन का मुद्दा कैसे ओरिजिन में आया, इन सभी को हमें समझना है ताकि आप इस चीज़ों को समझ सकें लास्ट में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जियोग्राफी की बात करते हैं कि इजराइल कहाँ पड़ता है। ये है वर्ल्ड का मैप और ये है इंडिया, और इंडिया के वेस्ट में ये मिडल ईस्ट का जो हिस्सा है यहाँ पे पड़ता है इजराइल, और जिसको आप इजराइल पैलेस्टाइन जो भी बोलें। अगर आप इसका बड़ा मैप देखें तो वो ये है। देखिए, ये है इजराइल, ये है वेस्ट बैंक। इसको वेस्ट बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जॉर्डन रिवर आती है, और उस जॉर्डन के रिवर के इधर जो वेस्ट वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, और ईस्ट वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं जॉर्डन। ये देश है, ये सीरिया है, ये इजिप्ट है, ये तो इसके जो पड़ोसी देश हैं वो हैं। ये गोलन हाइट्स हैं। देखो, जो जो चीज़ें बार बार नाम आएंगा उनको आप ध्यान में रखिए। ये वेस्ट बैंक है, ये जेरूसलम है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये है गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप, जेरूसलम, गोलन हाइट, इजराइल और इसके आसपास के पड़ोसी देश जो हैं, इनकी स्थिति को ध्यान से देख लीजिए। बार बार इनका जिक्र आने वाला है, बार बार हमें समझना है। लेकिन अब आप कहेंगे कि यहाँ पे पैलेस्टाइन तो आपको दिख ही नहीं रहा, पैलेस्टाइन कहाँ है? तो जी बिल्कुल, बात यही है कि आज के समय अगर आप जियोग्राफी को देखें ध्यान से तो इस पैलेस्टाइन आपको नाम तो दिखेगा, लेकिन जियोग्राफिकली पैलेस्टाइन नाम की कोई जगह आपको दिखेगी नहीं। उसको पूरी तरीके से इसराइल ने हथिया लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसराइल यहाँ पे पैलेस्टाइन कभी था ही नहीं, पैलेस्टाइन था। देख लीजिए कैसे था। साल 1946 से पहले ये पूरा जो लैंड है ये पैलेस्टाइन ही था। उसके बाद यूएन प्लान, पार्टीशन प्लान आया 1947 में, इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो दो देश बने यहाँ पे जिसको टू स्टेट सॉल्यूशन कहते हैं। जहाँ पे यहूदी पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ पे इसराइल बना, और जहाँ पे ये पैलेस्टाइन के जो अरब कंट्री के जो लोग रहते थे, मुस्लिम आबादी बेसिकली कहें तो वो ज़्यादा थी, वो पैलेस्टाइन बना। और ये जो है ये इंटरनेशनल कंट्रोल बॉडी बनी थी जेरूसलम, क्योंकि ये इसका मुद्दा थोड़ा अलग है, वो हम समझेंगे ही। फिर आगे चल के साल 1967 तक लड़ाइयाँ लड़ लड़ के इसराइल बहुत
बहुत बड़ा हो गया, ये पैलेस्टाइन तो आगे चल के ख़त्म ही हो गया। पैलेस्टाइन जॉर्डन के कंट्रोल में आ गया था कुछ समय के लिए, ये बन गया अब वेस्ट बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे ये धीरे धीरे करके इलीगल सेटलमेंट करता जा रहा है इजराइल, और यहाँ पे जो पैलेस्टाइन है उसका तो अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म होता ही जा रहा है, उनका अस्तित्व बहुत खतरे में है। ये है गाज़ा स्ट्रिप और ये है जो बचा हुआ हिस्सा है ये वेस्ट बैंक, तो यही बचा है अभी पैलेस्टाइन के नाम पे। ठीक है, अभी की करंट सिचुएशन यही है। अब इस मुद्दे को समझते हैं कि कैसे यहाँ से यहाँ तक का दौर कैसे आया और इससे पहले भी क्या था, उस चीज़ को हमें समझना है। इसका नाम बहुत सारे हैं। इस ज़मीन जो है, ये लैंड जिसकी हम बात करें, जिसको पैलेस्टाइन इज़राइल बोलते हैं, सिर्फ पैलेस्टाइन और इज़राइल ही इसके नाम नहीं है, इसके और भी नाम हैं। इसको द होली लैंड भी कहा जाता है, द प्रोमिस लैंड भी कहा जाता है, कैनान भी कहा जाता है, अल शाम भी कहा जाता है, लेवांट भी कहा जाता है, और पैलेस्टाइन और इज़राइल तो कहा ही जाता है। तो इनमें से कोई भी नाम आए तो समझ लीजिएगा कि बात हो रही है इज़राइल या पैलेस्टाइन की, तो सारे एक ही हैं। और अब बात करते हैं, सारे मुद्दे की बात करने से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं, वो है जेरूसलम की। और जेरूसलम का बुरा मुद्दा है, इस पूरे विवाद में भी हमें समझने में काम आएगा, और जेरूसलम की स्थिति और उसके स्टेटस को जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है जेरूसलम जो सिटी है, ये होली सिटी मानी जाती है अब्राहमिक रिलीजन के जो लोग हैं, उन तीनों रिलीजन के लिए। अब्राहमिक रिलीजन जो है ना, वो 3 रिलीजन हैं, जिसमें एक ही गॉड की बात की जाती है। जैसे 3 रिलीजन कौन से हैं अब्राहमिक, जिनके सुपर फादर माने जाते हैं अब्राहम? तो जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म, क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म, और इस्लाम जो है, इन तीनों के ही जो शुरुआत अगर देखें, इन तीनों धर्मों का इतिहास मैंने पढ़ा रखा है। मैं आपको डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अब्राहमिक रिलीजन के किस तरह से ओरिजिन हुआ उनका। तो जुडाइज्म स्पेशली आप ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं इसराइल और इनका इतिहास यहूदियों का। तो जुडाइज्म के लोग, क्रिश्चियनिटी को और इस्लाम के लोग तीनों ही जेरूसलम को अपनी होली लैंड मानते हैं। और कारण क्या है, जुडाइज्म के लोग क्यों मानते हैं इसको होली लैंड? इनके लिए तो ये सबसे होली साइट है, सबसे होलीएस्ट सिटी है। जो अगर यहूदी धर्म की बात करें तो इनके लिए इज़राइल और ये जो जेरूसलम की लैंड है, यही इनका सबसे पवित्र जगह है। कारण ये है कि जो अब्राहम थे, जिन्होंने यहूदी धर्म की शुरुआत की, उनके ग्रैंडसन का नाम था इज़राइल। ठीक है, उन्होंने ये इस जगह इज़राइल बसाई थी 10 सेंचुरी बीसी में। बहुत पहले की बात चल रही है ये, अभी की नहीं कर रहे, रिसेंटली टाइम की नहीं है। 10 सेंचुरी बीसी में उन्होंने बसाई, ऐसा इनका मानना है, इनकी मान्यता है। जो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल है उसमें भी ये चीज़ें हैं। और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल भी हुआ करता था इसी होली साइट पे, इस जेरूसलम के, जो उसको तोड़ दिया गया था। उसके बाद बहुत सारे आक्रमणकर्ताओं ने इनके ऊपर अटैक किया। आप जानते हैं कि हज़ारों सालों से प्रोसिक्यूशन हो रहा है यहूदियों का प्रोसिक्यूशन सिर्फ जर्मनी में नहीं हुआ है, बहुत प्रोसिक्यूशन हुआ है, बहुत इनको प्रताड़ित किया गया है इनकी माइनॉरिटी के कारण, और इनके जो फेथ हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं उनकी वजह से। तो अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो आप जुडाइज्म का वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर बात आती है क्रिश्चियनिटी की। तो ईसाई धर्म के लोगों के हिसाब से जो कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है और उनका जो अर्ली चाइल्डहुड का जो समय है वो जेरूसलम में बीता, और उनका जो क्रूसिफिकेशन है वो भी जेरूसलम में हुआ। तो इसके लिए इनके भी लिए ये सिटी जो है वो होली सिटी हो जाती है। बात आती है इस्लाम की। तो इस्लाम में जेरूसलम को मक्का और मदीना के बाद तीसरी होलीएस्ट साइट माना जाता है, तीसरा पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद जो हैं अपनी जो स्वर्ग की यात्रा के लिए निकले थे वो यहीं से निकले थे, जेरूसलम से होके निकले थे। इसीलिए इन तीनों धर्मों के लिए जेरूसलम जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। तीनों ही धर्म के लोग अपना अपना क्लेम जताते हैं कि जेरूसलम उनको बिलोंग करता है। जेरूसलम के अगर आप मैप देखें तो ये है वो ओल्ड जेरूसलम की सिटी, जिसके अंदर आपको वो सब साइट भी दिखने को मिल जाएंगी जहाँ जहाँ पे ये एक तरीके से इनकी होली साइट्स हैं। एक तो ये अल अस्का मस्जिद है, जिसके ऊपर अभी काफ़ी न्यूज़ में थी ये अल अस्का मस्जिद, जहाँ पे अभी आपको पता होगा कि इजराइल की फोर्सेस उसके अंदर फोर्सफुली एंटर कर गई थी और यहाँ पे बहुत सारे लोग घायल हो गए थे, मारपीट हो गई थी, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, तो ये तो है मुस्लिम क्वार्टर। इसमें मुस्लिम जो हैं, ये अल अस्का मस्जिद तीसरी सबसे होलीएस्ट मस्जिद मानी जाती है इस्लाम रिलीजन में। ठीक है, टेम्पल माउंट, ठीक है, ये एक ऊंचे पहाड़ी पे बनी हुई है लोकेशन सारी, टेम्पल माउंट इसको कहते हैं। ठीक है, इसका भी इंपॉर्टेंस है। ये है जूइश क्वार्टर। ठीक है, जूइश क्वार्टर में ये
ये है वेस्टर्न विलिंग वॉल। यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट सुलेमान टेम्पल हुआ करता था, जिसके जो सबसे पवित्र टेम्पल मानते हैं यहूदी धर्म के लोग। उस मंदिर को तो तोड़ दिया गया रोमन अम्पायर के साथ, और इनके काफ़ी सारी जो लड़ाइयाँ हुई पहले जब यहूदियों पे अटैक किया गया। मंदिर तो नहीं बचा, अब वो एक सिर्फ दीवार बची है जहाँ पे जाके यहूदी लोग अपनी प्रे करते हैं। और ये है क्रिश्चियन क्वार्टर, जहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन के लोग और उनकी होली साइट्स हैं। और ये एक अर्मेनियन क्वार्टर भी यहाँ पे है। ये जेरूसलम है। तो जेरूसलम का स्टेटस आज हाल फिलहाल क्या है? देखिए, जेरूसलम इंटरनेशनली जब यूएन प्लान बना था 1947 में, जब इसराइल फॉर्मेशन हुआ था, तो जेरूसलम को यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि ये इंटरनेशनल टेरिटरी है भाई, यहाँ पे इंटरनेशनल बॉडी होगी और वही इसको गवर्न करेगी। ठीक है, इंटरनेशनल बॉडी होगी, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल अगर आप बात करें, इलीगल कंट्रोल आप इसको बोल सकते हैं, यूएन के हिसाब से वो कर रखा है इसराइल ने। पूरे इसराइल पे ऊपर, पूरे जेरूसलम के ऊपर आज इसराइल का कंट्रोल है। साल 1967 के बाद पूरा जेरूसलम इनके कंट्रोल में आ गया था। 1967 में एक वॉर हुआ था, आगे बात करेंगे उसकी। और 1980 से इसराइल कहता है कि जेरूसलम हमारी राजधानी है, हमारी कैपिटल है, लेकिन पूरी दुनिया इसको नहीं मानती। पूरी दुनिया मानती है कि तेल अवीव जो है ये इनकी कैपिटल है। तेल अवीव जो है, इसके अंदर ही सारी दुनिया भर की एम्बेसीज हैं। भारत भी तेल अवीव को ही इनकी राजधानी मानता है। यूएसए ने 2018 में, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी जो अम्बेसी है उसको शिफ्ट कर लिया था भले ही जेरूसलम में, और उन्होंने कहा कि जेरूसलम इनकी राजधानी है। उन्होंने ज़रूर मान लिया, और बाकी बहुत सारे देशों ने माना नहीं। बहुत सारे देश तो ये भी नहीं मानते कि इसराइल एक देश है। इसराइल की अस्तित्व पे वो सवालिया चिन्ह उठाते हैं कि ये तो एक इलीगल सेटलमेंट वाले लोग हैं, ये यहाँ पे ज़बरदस्ती बस गए, इनको हम देश ही नहीं मानते। ये 1980 में जेरूसलम को अपनी राजधानी बोलते हैं। और अगर बात करें 2000 की, साल 2000 में जो पैलेस्टाइन गवर्नेंस करने वाले लोग हैं, जो वेस्ट बैंक में रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी राजधानी है। तो पैलेस्टाइन के लोग भी अपनी राजधानी जेरूसलम को बोलते हैं, और इजराइल के लोग भी अपनी राजधानी जेरूसलम को बोलते हैं। ठीक है, और यूएन क्या कहता है, इंटरनेशनल बॉडी है वो कहती है कि ये तो एक इंटरनेशनल बॉडी है, और ये इसको हम इंटरनेशनली वो गवर्न करना चाहते हैं। इन पे दोनों का ही हम नहीं मानेंगे क्लेम। ठीक है, अब बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि इज़राइल 10 सेंचुरी बीसी में एक यहूदी लोगों का घर हुआ करता था, ये चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। अगर हम बात करें पिछले 500-600 साल की, तो इस ज़मीन के ऊपर क्या चीज़ रही, किसका इसके ऊपर कंट्रोल था, तो बात आती है ओटोमन अम्पायर के रूल की। ये था ओटोमन अम्पायर, जिसका 500-600 साल का इतिहास रहा है। बहुत लंबे समय तक इसने मिडिल ईस्ट के ऊपर रूल किया है। ओटोमन अम्पायर में ही आपको पता है खलीफा हुआ करता था, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर माना जाता है इस्लामिक रिलीजन में। तो इसके कंट्रोल में ये हिस्सा हुआ करता था। इजिप्ट है, सीरिया है, और ये वाला हिस्सा जो इज़राइल का हिस्सा है, ये सारा इसके कंट्रोल में हुआ करता था। आप जानते हैं कि 1600, 1500, 1600, 1700, 1800, ये जो है बहुत पीक टाइम था ओटोमन अम्पायर का। और 18वीं और 19वीं शताब्दी में तो ओटोमन अम्पायर अपने पीक पे था। फिर 20th सेंचुरी आते आते आपको पता है 20th सेंचुरी के अर्ली फेज में 1914 से 1918 के बीच में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जाके ओटोमन अम्पायर का समापन हुआ और ओटोमन अम्पायर यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि ओटोमन अम्पायर लड़ा था जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ होके, सेंट्रल पावर्स की तरफ से लड़ा था। दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रशिया, ये सब लोग जीत गए थे। उसके बाद ओटोमन अम्पायर ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो हिस्टोरिकली ये बिलोंग किसको करता था, ओटोमन अम्पायर को, आज का जो इज़राइल है ये। ठीक है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम एक और चीज़ समझते हैं, वो है जॉयनिज्म मोमेंट। जॉयनिज्म मोमेंट जो है, या जॉइस्ट मोमेंट इसको बोलते हैं, ये कैसे हुआ? देखिए, आप सभी जानते हैं कि हिस्टोरिकली जूइस को बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूट किया गया, उनका बहुत ज़्यादा एक तरीके से दमन किया गया पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया भर में। चाहे आप यूरोप की बात करें या एशिया में बात करें या ओटोमन के अंडर रूल की बात करें, शुरुआत से ही हज़ारों सालों से इनका एक तरीके से प्रोसिक्यूशन होता आ रहा था, उनके रिलीजियस बिलीव्स और उनके कल्चर की वजह से। तो अब 19th सेंचुरी की बात करें, तो 19th सेंचुरी के लास्ट का जो फेज है, उसमें एक मूवमेंट शुरू हुआ जूइश लोगों के द्वारा। और इसमें इन्होंने ये किया कि हम अपने उसी ज़मीन पे चलते हैं जहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स रहे, जिसको हम इज़राइल बोलते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपना माइग्रेशन शुरू कर दिया। यूरोप के बहुत सारे देशों से ये निकल के धीरे धीरे इज़राइल में जाना शुरू करने लग गए, यानी कि उस समय के पैलेस्टाइन में जाना शुरू कर चुके थे। ठीक है, इसको बोलते हैं जाविस्ट मोमेंट। इस जाविस्ट मोमेंट के तहत ये लोग जब
इज़राइल में जा रहे थे यानी पैलेस्टाइन में जा रहे थे, तो वहाँ जाके इन्होंने ज़मीनें खरीदी, अपने सेटलमेंट शुरू किए, धीरे धीरे करके वहाँ पे खेती बाड़ी शुरू की। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लग गई पैलेस्टाइन में। पहले वहाँ अरब लोग रहते थे 1000 साल से लगभग, और अब ये लोग यहाँ पे जाके शिफ्ट होने लग गए। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है कि जूइश पॉपुलेशन जब बढ़ने लग गई वहाँ पे, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही था, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो दूसरे बिलीफ को मानने वाले थे और उनकी ज़मीन यहाँ से जा रही थी। अब शुरू होता है यहाँ पे ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट। ब्रिटेन का इन्वॉल्वमेंट जो इस घटना में आता है वो इस मामले को और ज़्यादा जटिल कर देता है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यहीं से मेनली शुरू होता है, राइज यहीं से होते हैं। कैसे कि देखिए, जो ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय आया तो ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एक तरफ थे, अलाइज फोर्सेस थी, ओटोमन अंपायर, जर्मनी और ऑस्ट्रिया दूसरी साइड थे, सेंट्रल फोर्सेस थी। तो बालफोर्स डिक्लेरेशन हुआ एक। बालफोर्स एक मंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने प्रॉमिस किया जूइश लोगों को, जो जुडाइज्म को मानने वाले लोग थे, यहूदियों को प्रॉमिस किया कि उनको हम उनकी ज़मीन लौटाएंगे और उनको उनका एक नया देश बना के देंगे, इज़राइल, जब हम ओटोमन को हरा देंगे तब। तो बेसिकली इन्होंने यहूदियों को प्रॉमिस कर दिया। और दूसरी साइड सीक्रेटली ब्रिटेन ने अरब लोगों को भी प्रॉमिस कर दिया कि जब वो ओटोमन को जीत जाएंगे तो उनको वो ज़मीन दे देंगे, ये जो पैलेस्टाइन की ज़मीन है इनको दे देंगे। क्यों इनको प्रॉमिस क्यों किया? क्योंकि इनको चाहिए था कि अरब लोग इनका सपोर्ट करें ओटोमन के अगेंस्ट। तो दोनों तरफ ये जो डर्टी पॉलिटिक्स खेली ब्रिटेन ने, कि इजराइल के लोगों को भी एक तरीके से गोली दे दी और इधर अरब लोगों को भी कह दिया कि आपको भी मिलेगा। तो अब एक्चुअल में मिलेगा किसको पैलेस्टाइन? तो ये किसी को नहीं दे पाएंगे, देख लीजिए, ये मामले को फंसा के रख देंगे। ये इन्होंने किया। उसके बाद आगे चल के क्या होता है, साल 1916 आते आते, 1914 से शुरू हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1916 आते आते इन्होंने ओटोमन को काफ़ी बैकफुट पे धकेल दिया था। और उसके बाद जान चुके थे जो अलाइज फोर्सेस थी कि हम अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीतने वाले हैं। तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको बोलते हैं साइक पिको एग्रीमेंट। साइक पिको एग्रीमेंट जो था ये हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस और अगर बात करें रशिया और इटली, इन चारों देशों के बीच में हुआ था। और इन्होंने ये तय किया था कि जो ही हम ओटोमन को हरा देंगे तो ओटोमन की जो सीमाएं हैं, ओटोमन की जो स्पेस है जिसको हम जीतेंगे, वो किस किस को डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बारे में था, उसको डिवीज़न करने की बात थी। तो ये ओटोमन अम्पायर था, इसको तोड़ के ये वाला जो हिस्सा है ये तो रशिया को देने की बात हुई, ये वाला जो ब्लू कलर का हिस्सा ये फ्रांस को देने की बात की, ये वाला हिस्सा इटली को देने की बात की, और ये येलो कलर का जो है हिस्सा ये ब्रिटेन को देने की बात हुई। ब्रिटेन ने खुद रखने की बात की बेसिकली। ठीक, तो देखिए ब्रिटेन के पास आ रहा है ये वाला हिस्सा इजराइल का, ठीक है, जॉर्डन भी इनके पास था, सीरिया जो है वो फ्रांस के पास जा रहा था। तो और मेन बात करें ये इंटरनेशनल कंट्रोल की, ये वाला सॉरी इंटरनेशनल कंट्रोल की बात है, कुछ हिस्सा मिल रहा था ब्रिटेन को। तो अब बात आती है इजराइल वाला ये हिस्सा, ये भी था ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस में। तो साइक पिको एग्रीमेंट के तहत तो वो बात भी चली गई जो दोनों से प्रॉमिस किया था, अरब के लोगों से भी प्रॉमिस किया था और दूसरी तरफ जो हिस लोगों से भी प्रॉमिस किया था कि उनको ज़मीन मिलेगी, तो वो भी इसमें कहीं नहीं है। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे ये मामला जो है और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने की कगार पे आ जाता है। कैसे? अभी तक क्या है कि जो माइग्रेशन हो रहा था जो यूरोपियन कंट्री से, वो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं था, कम लोग आ रहे थे और उनका सेटलमेंट हो रहा था पैलेस्टाइन में। लेकिन जो ही इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, धीरे धीरे करके 1920 से के बाद जो यूरोप है वहाँ पे नेशनलिस्टिक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और एग्रेसिव पार्टियाँ वहाँ पे चुनाव जीतने लग गई। अगर बात करें अगर जर्मनी की, तो वहाँ नाजी पार्टी आने लग गई, नाजी पार्टी पावर में आई। दूसरी तरफ आपको दिखेगा कि जो तानाशाह जो है, इटली में भी तानाशाही की राइज होने लगा, डिक्टेटरशिप आई वहाँ पे, ठीक है, मुसोलिनी की। तो वहाँ पे भी बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पे यहूदियों का प्रोसिक्यूशन होना शुरू हो गया, क्योंकि नाजी तो नफरत करते थे, हिटलर तो नफरत करता था यहूदियों से, उसने तो होलोकास्ट कराया, उसने तो कितने जो यहूदियों को मराया। आपको पता ही होगा होलोकास्ट में लगभग 40 से 60 लाख यहूदियों को मरवाया हिटलर ने जर्मनी में। तो ये लोग डर के भाग के है अब और ज़्यादा प्लान करने लग गए। अब पैलेस्टाइन की तरफ और ज़्यादा जॉइस्ट मूवमेंट जो है वो तेज़ हो गया और ज़्यादा लोग मूव करने लग गए, माइग्रेट करने लग गए, और जो ज़्यादा सेटलमेंट होने लग गए तो अरब लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी।
उनको ये चीज़, क्योंकि उनकी ज़मीन उनके हाथ से जा रही थी, बहुत सारे लोग तो यहाँ पे आके ज़मीन खरीद रहे थे और बहुत सारे लोग इलीगली भी यहाँ पे आके बस रहे थे उनकी ज़मीन पे। और उनको बहुत सारी जो फैमिली हो जाती थी, एक जगह इकट्ठी हो जाती थी यहूदी फैमिली, तो अरब के लोगों को भी वहाँ से मार भगा दिया करते थे इनकी ही ज़मीन से। तो जूइश पॉपुलेशन जो है इन 2 दशकों में 10% से 30% तक पहुँच गया। तो इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। अब इस जूही सेटलमेंट को ब्रिटिश बैक कर रहा था, पीछे से उसकी बैकिंग तो थी ही। ब्रिटिश तो चाहते थे कि धीरे धीरे करके जो जूइश लोग हैं वो इजराइल में जाके सेटल हो जाएं। लेकिन उसका क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये रहा कि साल 1936 आते आते जो अरब लोग थे उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ ही रिवोल्ट कर दिया कि आप इन लोगों को यहाँ पे क्यों बसा रहे हैं। ठीक है, इन जो जूइश सेटलमेंट है इनके खिलाफ होके इन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ रिवोल्ट कर दिए। ब्रिटेन ने इन आंदोलन को, इन जो रिवोल्ट्स हैं इनको दबाने के लिए जूइश मिलिशिया ग्रुप्स की मदद ली और इन आंदोलनों को दबा दिया। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन दूसरी तरफ इस क्राइसिस को मैनेज भी करना चाहता था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो जूहिश सेटलमेंट था और माइग्रेशन था उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की और उनको कहा कि आप ज़्यादा नंबर में यहाँ पे सेटलमेंट मत कीजिए। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ जो यहूदी थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो पोलैंड, इटली और जर्मनी से भाग भाग के यहाँ पे आ रहे थे और यहाँ पे उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि आप ज़्यादा यहाँ पे सेटलमेंट मत करो। तो इससे वो लोग भी गुस्सा हो गए और वो भी ब्रिटेन के खिलाफ हो गए। उन्होंने जो जूइश मिलिशिया थे वो ब्रिटेन के खिलाफ उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया। तो अब ब्रिटेन की तरफ कोई नहीं रहा, दोनों तरफ से इन्होंने प्रॉमिस किया था, दोनों तरफ पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, मैनेज करने की कोशिश की थी। लेकिन अब दोनों ही लोग जो हैं, अरब भी और जूइश भी हैं, दोनों ही ब्रिटेन के खिलाफ हो चुके थे क्योंकि दोनों की ही मांगों को ब्रिटेन पूरी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, उसके बाद बात आती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर का समय आया साल 1939 में। साल 1939 में आप जानते हैं जर्मनी, नाजी जर्मनी जो था, वहाँ हिटलर था, बहुत सारे लोगों का होलोकास्ट हुआ, 6 मिलियन लोग लगभग मारे गए वहाँ पे, 60 लाख यहूदियों को मारा गया। तो पैलेस्टाइन की तरफ और ज़्यादा मूवमेंट होने लग गया और साल 1945 में यूएन बन चुका था, आप जानते हैं। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बना। ब्रिटेन को पता था कि अब वो इस मामले को, इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझ चुका था मामला। पैलेस्टाइन के लोग वहाँ पे थे ऑलरेडी और इज़राइल के जो यहूदी थे वो पैलेस्टाइन में जाके बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर चुके थे। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक तरीके से अरब और यहूदियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो मामला है इसको यूएन को रेफ़र कर दिया, जो नई नई बॉडी बनी थी उसको, यूएन को इन्होंने रेफ़र कर दिया कि इस मामले को सुलझाइए। यूएन में वोटिंग हुई, मामले पे विचार हुआ और उन्होंने थ्योरी दी, 2 स्टेट थ्योरी। 2 कंट्रीज, जो ज़मीन है इसको 2 भागों में बांट लिया जाएगा, एक हिस्सा बनेगा इजराइल, दूसरा बनेगा पैलेस्टाइन और जेरूसलम पे रहेगा इंटरनेशनल कंट्रोल, क्योंकि उसके ऊपर किसी तरीके की कोई सुलह नहीं हो पा रही थी कि जेरूसलम किसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इजराइल और पैलेस्टाइन का जो पार्टीशन प्लान था, इसको पार्टीशन प्लान बोलते हैं, इसको जो जूइश लोग हैं उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया तुरंत, लेकिन जो अरब जो लोग थे उन्होंने इसको इजीली एक्सेप्ट नहीं किया। इजीली क्या, उन्होंने एक्सेप्ट अभी तक भी नहीं किया है, वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि यहाँ पे इजराइल के लोगों का सेटलमेंट होना चाहिए और उनको अलग से एक इजराइल नाम का देश उनको दिया जाना चाहिए। ये उनके लिए इलीगल सेटलमेंट्स हैं, वो इनको नहीं मानते। उनको मानता है कि ये पूरा जो देश है ये हमारा ही होना चाहिए, ये पैलेस्टाइन है। ठीक है, कुछ कुछ हुए थे, कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने मानी भी हैं। तो ये है वो जो यूएन का पार्टीशन प्लान है, वो जिसके तहत ये जेरूसलम जो है वो मिला, इंटरनेशनल गवर्न किया जाएगा और ये बाकी ये जूइश स्टेट है ग्रीन कलर का, जहाँ पे जिस इलाके में जूइश लोग ज़्यादा रहते थे और इस इलाके में ज़्यादा लोग रहते थे अरब के लोग। ठीक है, ये 1947 का प्लान था। लेकिन इस प्लान को अरब लोगों ने बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने कहा कि ठीक है, माना कि बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन हुआ है यहूदियों का, उनको बहुत दबाया गया, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, लेकिन अरब के लोगों की क्या गलती, उनकी ज़मीन उनके हाथों से क्यों जाए? वो हज़ारों सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और ये यहूदी यहाँ पे आके ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज यहाँ पे कभी 2-4 हज़ार साल पहले रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे के क्लेम करें, तो हम अपनी ज़मीन इनको क्यों दे दें? ये तो इलीगल सेटलमेंट है। ये इनके बीच का मुद्दा था बेसिकली। फिर क्या होता है,
ये पार्टीशन प्लान आता है और बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं आसपास के, इजिप्ट हैं, जॉर्डन है, सीरिया है, ये भी इस मामले को बिल्कुल मानने से मना कर देते हैं। ये इस चीज़ को वो नहीं मानते हैं कि ये जो पार्टीशन प्लान है ये सही है। इसीलिए ये सभी जो देश हैं, जो आसपास के इसके पड़ोसी देश हैं इजराइल के आज के समय के, इन सभी ने इसके ऊपर, इसराइल के ऊपर अटैक की घोषणा कर दी। इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो इसराइल एक तरफ अकेला और दूसरी तरफ कौन था? इजिप्ट, सीरिया, ट्रांस जॉर्डन, इराक, चारों देश थे। उस समय जॉर्डन नहीं बोलते थे, ट्रांस जॉर्डन बोलते थे इसको। इन चारों ने अटैक किया। इसराइल ने इन चारों को हरा दिया, बहुत ही आसानी से इनको हरा दिया। शुरुआत में थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया था, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने हथियार सप्लाई किए इसराइल को और इसराइल को बैकिंग दी, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएन में जो रिजोल्यूशन हुआ था वो यूरोपियन पावर्स की बैकिंग की वजह से ही तो हुआ था। तो इसीलिए इसराइल इस वॉर में जीत गया। इसराइल न सिर्फ जीता जब बल्कि अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं उसको भी एक्सटेंड कर लिया। जो यूएन प्लान में जो बताई गई थी बाउंड्रीज़ पैलेस्टाइन को जो मिलने वाली थी वो भी नहीं मिली। ये देखिए, पहले की स्थिति यूएन प्लान में जो प्रपोज था जो यहूदी देश वो ये था। उसके बाद ये वाला जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये कुछ टाइम के लिए जून में जब अरब आर्मी ने इन्वेड किया तो ये वाला हिस्सा हो गया। और फिर जब इसराइल ने काउंटर अटैक किया तो धीरे धीरे करके ये वाला हिस्सा, यही हिस्सा बचा। ये सिस जॉर्डन जिसको बोला जाने लग गया, आज इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। इधर गाजा स्ट्रिप बची, जो अभी के टाइम गाजा है, इसकी बाउंड्री लगती है इजिप्ट के साथ और इधर लगती है मेडिटेरियन के साथ, और बहुत सारी बड़ी बाउंड्री लगती है इस इजराइल स्टेट के साथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट अरब इजराइल वॉर जो था इस तरीके से ख़त्म हुआ और इसराइल ने अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ा लिया। स्थिति क्या हुई इसके बाद? जो पैलेस्टाइन के लोग थे, 7 लाख पैलेस्टाइन के जो लोगों हैं, जो फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं, उनको यहाँ से माइग्रेट करना पड़ा। अपने ही देश से उनको माइग्रेट करना पड़ा। अरब कंट्रीज़ जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनमें जाना पड़ा और यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना पड़ा। और आज भी ये जो क्राइसिस हैं, पैलेस्टाइन के जो रिफ्यूजी क्राइसिस हैं, आज भी ये बहुत बड़े मुद्दा है दुनिया भर के लिए, सामने एक चैलेंज है। क्योंकि देखिए, जब ये सीरिया वगैरह में चले गए थे वहाँ पे रिफ्यूजी बन के रहे बहुत समय तक, और उसके बाद आप जानते हैं अरब स्प्रिंग और सीरियन वॉर में जो पिछले 10-12 साल से चल रहा है, उसमें भी क्या रहा कि इन लोगों को फिर से माइग्रेट करना पड़ा और ये अब दर दर भटक रहे हैं। तो ये अरब क्राइसिस, ये जो रिफ्यूजी क्राइसिस हैं, ये अभी तक भी ख़त्म नहीं हुए। उसके बाद जो प्लान था पार्टीशन प्लान, वो तो फेल हो गया कम्प्लीटली। जो हिस्सा पैलेस्टाइन का मिला था उसमें वेस्ट बैंक तो जॉर्डन को मिल गया और गाजा जो है वो इजिप्ट को मिल गया। इस पहले अरब वॉर की बात कर रहा हूँ मैं, अरब इजराइल वॉर की। उसके बाद क्या होता है? साल 1967 आता है। काफ़ी बीच में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। पैलेस्टाइन के लोग जो हैं अपने लिबरेशन के लिए लड़ाई करते रहते हैं इसराइल के साथ, लेकिन कोई सक्सेस उनको मिलती नहीं है। और इसराइल भी अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके ऊपर बार बार अटैक होते हैं, बहुत सारे टेररिस्ट अटैक भी होते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से अपना रखता है। साल 1967 में इसराइल एक प्री इमिटेटिव स्ट्राइक लॉन्च करता है इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के खिलाफ। प्री इमिटेटिव स्ट्राइक क्या है कि मान लो कोई ए देश है, वो बी के ऊपर अटैक करने वाला है। ये बी की थ्योरी है कि वो हम पे अटैक करने वाला है, तो बी क्या करे, पहले ही इसके ऊपर अटैक कर दे, पहले से अटैक कर दे। तो इसको बोलते हैं प्री इमिटेटिव स्ट्राइक। और इस प्री इमिटेटिव स्ट्राइक में 6 दिन में, सिर्फ 6 दिन में इन तीनों देशों को बुरी तरीके से इसराइल ने हराया। देखो, जो मिलिट्री पावर है इसराइल की वो दुनिया में मानी गई है। तो सिर्फ 70 साल पुराना ये देश है, लेकिन आज भी ये इसकी जो मिलिट्री सुप्रीमेसी है उसको सारी दुनिया मानती है। इसीलिए आसपास के अरब कंट्रीज़ को इसने बार बार हराया है। और आज भी जब भी कोई छोटी मोटी भी लड़ाई होती है तो इसराइल बहुत ही अग्रेसिवली इनको बैकफुट पे धकेल देता है। इसमें क्या हुआ इस 6 डे वॉर में? क्योंकि जैसे आप जानते हैं ये गोलन हाइट पहले सीरिया का हिस्सा हुआ करते थे, तो गोलन हाइट तो इन्होंने सीरिया से छीन ली, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेशन थी जो इनके लिए इंपॉर्टेंट थी, इन्होंने ये छीन ली। वेस्ट बैंक इन्होंने छीन लिया जॉर्डन से कुछ समय के लिए, और जेरूसलम को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। जो ईस्टर्न जेरूसलम था उसको कंट्रोल में ले लिया। पहले वेस्टर्न जेरूसलम को तो पहले वाले वॉर में ही ले लिया था। और सिनाई पेनिनसुला जो है, जो कि पार्ट था इजिप्ट का ही पार्ट था, वो कभी इसराइल और पैलेस्टाइन का पार्ट था ही नहीं, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया और गाजा स्ट्रिप को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इस तरीके से साल 1967 का जो 6 डे वॉर हुआ उसमें इसराइल को बहुत ज़्यादा एक तरीके से एडवांटेज मिला और इन देशों को बहुत ज़्यादा पीछे बैकफुट पे धकेल दिया। ठीक है, तो ये रहा 6 डे वॉर में 1967 में। उसके बाद क्या होता है? साल 1973 की बात आती है। साल 1973 में योम किपुर वॉर, एक और बड़ा वॉर होता है। योम किपुर क्या है? यहूदियों का एक त्यौहार है, बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है यहूदियों का। इस दिन
इनके ऊपर यहूदियों के इज़राइल के ऊपर जो अरब कंट्रीज़ हैं वो अटैक करते हैं। और अटैक करने का कारण क्या है? देखिए, ये जो टेरिटरी जीती थी इज़राइल ने साल 1967 में, सिनाई पेनिनसुला है, गाजा है, वेस्ट बैंक है, इसको जीता था। लेकिन यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग, जो यूएन चार्टर है उसमें ये कहा गया है, जिनेवा एक्ट जो है उसके उसमें ये कहा गया है कि जो भी देश अगर अपनी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक या अपने डिफेंस के टाइम पे जो अटैक करता है किसी दूसरे देश पे, तो जो भी टेरिटरी उन्होंने जीती है वो उसको रिटर्न करनी होती है। जो पहले जो कंट्री उसको होल्ड कर रहा था उसको वापस रिटर्न करनी होती है। लेकिन ये टेरिटरी इसराइल ने रिटर्न नहीं करी और इस चीज़ को उन्होंने इग्नोर कर दिया, यूएन की इस बात को। ठीक है, तो इससे इजिप्ट और सीरिया जो हैं वो गुस्सा थे और वो अपनी सीमाओं को, जो अपनी टेरिटरी है उसको फिर से लेना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने इसके ऊपर फिर से एक अटैक कर दिया, जो योम किपुर फेस्टिवल है उस दिन, इसके ऊपर अपनी टेरिटरी को जीतने के लिए अटैक कर दिया। और इस वॉर में पहली बार इजराइल को थोड़ा सेटबैक मिला, उनको पीछे धकेला। अरब कंट्रीज़ ने उनके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्होंने अटैक किया था, तो इसमें इनको सेटबैक मिला। और उसके बाद क्या होता है, कैंप डेविड अकॉर्ड होते हैं। मतलब बेसिकली सिनाई पेनिनसुला वगैरह वाला हिस्सा जो है, इसमें से एक बार इजराइल को पीछे खदेड़ दिया था, लेकिन बाद में इजराइल ने भी इनसे डट के मुकाबला किया। इजराइल इस वॉर में हारा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है, लेकिन इसको पीछे एक बार के लिए थोड़ा धक्का लगा। उसके बाद होते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड। कैंप डेविड क्या है? कैंप डेविड एक तो है आवास है, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी छुट्टियां वगैरह मनाने के लिए कैंप डेविड में स्टे करते हैं। तो कैंप डेविड है, वहाँ पे ये अकॉर्ड हुआ था साल 1978 में, इसीलिए इसको कैंप डेविड अकॉर्ड कहते हैं। ये कैंप डेविड अकॉर्ड जो है ये हुआ था इजिप्ट और इज़राइल के बीच में। तो इजिप्ट और इज़राइल ने जब ये अकॉर्ड किया तो पीस वार्ता में क्या हुआ, साल 1978 और 82 के अंदर हुआ था। 78 में हुआ था एक्चुअल में, और 1982 में इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला इन्होंने रिटर्न कर दिया। और इजिप्ट ने भी क्या किया इसके बदले, इजिप्ट पहला अरब कंट्री बना जिसने इज़राइल को एज ए नेशन रिकॉग्नाइजेशन दी कि इज़राइल भी एक देश है। इससे पहले तो अरब के देश जो हैं वो कम्प्लीटली डिनाई कर देते थे कि इज़राइल भी कोई देश है। देखिए, आज भी अरब के काफ़ी सारे देश जो हैं, जैसे इराक, ईरान, सीरिया वगैरह, वो इसको इज़राइल को एज ए नेशन एक्सेप्ट नहीं करते, वो मानते नहीं हैं। भारत क्या है, भारत का क्या स्टेटस है? भारत मानता है साल 1950 से इज़राइल को एज ए नेशन। और देखिए, जब यूएन पार्टीशन प्लान आया था तब गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी ने कहा कि ये पैलेस्टाइन के लोगों के साथ खिलवाड़ है, धोखा है, ये गलत है, ये पार्टीशन प्लान सही नहीं है। लेकिन साल 1950 में ही भारत ने इज़राइल को एज ए नेशन रिकॉग्नाइजेशन दे दी थी। और इज़राइल के और इंडिया के जो रिलेशन है ओवर द ईयर बहुत ही सुधरे हैं, बहुत अच्छे हुए हैं, उसको हम डिटेल में अलग कभी पढ़ेंगे। और आज के टाइम अगर बात करें तो अरब कंट्रीज़ में कुछ देश जो हैं वो इज़राइल को अभी भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं देते हैं। बाकी अगर बात करें तो दुनिया भर में 150 से ज़्यादा देश हैं जो कि इज़राइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करते हैं, और उनकी एम्बेसीज भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पीएलओ और हमास की। ये भी काफ़ी न्यूज़ में बना रहता है, पीएलओ है और हमास एक्चुअल में क्या है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्रेजेंट करते हैं पैलेस्टाइन को, और एक्चुअल में ये जो ग्रुप हैं ये काफ़ी मिलिटेंट हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव करते हैं। हमास स्पेशली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है, एक तरीके का तालिबान है वहाँ का, एक तरह से आप देखें तो ये पीएलओ जो है इसको तो देखो रिप्रेजेंटेटिव माना भी है, बहुत सारे देशों ने माना है, लेकिन हमास को आज भी गाजा स्ट्रिप में जो गवर्नमेंट चलाता है वो हमास ही चलाता है। ये आपने कई बार सुना होगा। और आजकल जो टेररिस्ट जो अटैक करता है इसराइल के ऊपर, मिसाइल के जो हमले होते हैं वो हमास ही करवाता है। कैसे हुआ इनका? 1950 के जो रिफ्यूजी क्राइसिस थे, जो फर्स्ट अरब इजरायली वॉर के बाद उत्पन्न हुए थे, जिसमें 7 लाख यहूद जो पैलेस्टाइन के लोगों को मूव करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, उसकी वजह से तो पीएलओ का जन्म हुआ। पीएलओ क्या है? पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, साल 1964 में ये बना था। ठीक है, इसकी एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, इसको बोलते हैं फतह। ठीक है, और ये पीएलओ की खुद की ऑफिशियल पार्टी है जो चुनाव लड़ती है, जब इनको चुनाव लड़ने की परमिशन मिली, आगे चल के बताऊंगा आपको। और इसको बहुत सारी वेस्टर्न नेशंस जो हैं वो इसको मानते भी हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव है इनके पैलेस्टाइन के लोगों का। दूसरी तरफ अगर बात करें तो हमास है, तो उसका राइज जो है साल 1987 में हुआ। काफ़ी सारी जो इनके बीच में अपराइजिंग हो गई थी, काफ़ी सारे विद्रोह होने के बाद हमास एक और एक्सट्रीम इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप निकल के आया सामने। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था बेसिकली। ये लिबरेशन
चाहता था पैलेस्टाइन का, किसके थ्रू? जिहाद के थ्रू। ये चाहते हैं कि जिहाद के रास्ते हम सुसाइड बॉम्बिंग के थ्रू और एक तरह से इजराइल के अस्तित्व को ख़त्म करके हम पैलेस्टाइन को वापस जीवित करेंगे और पैलेस्टाइन की पूरी धरती के ऊपर हमारा खुद का राज होगा, ऐसा हमास का मानना है। और पैलेस्टाइन को इजराइल को हमास एज ए नेशन रिकॉग्नाइज नहीं करता, पीएलओ करता है। कब से करता है उसको हम समझेंगे, ठीक है, आगे चल के अभी कर लेंगे तब। तो ये इजराइल को एज ए कंट्री नहीं मानता, पीएलओ मानता है। तो ये हमास जो है ये एक्सट्रीम ग्रुप है और अभी ये गाजा के अंदर इसका एक तरीके से पूरा प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है। और ईरान और सीरिया जैसे देश जो हैं इसको सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं, इसको हथियार भी प्रोवाइड करते हैं और इजराइल के खिलाफ वॉर लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट इंतफादा साल 1983 से 87 के बीच में जो हुआ उसकी। इंतफादा क्या होता है? अपराइजिंग यानी विद्रोह। तो जैसे जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो कि 1967 तक और जो भी चीज़ें हो चुकी थी, तो गाजा और वेस्ट बैंक में कंट्रोल, मिलिट्री कंट्रोल जो था वो अभी भी इजराइल का था। उन्होंने अपना वहाँ से मिलिट्री हटाई नहीं थी। और इसी दौरान वो क्या कर रहे थे, अपने लोगों को, इजराइल के लोगों को वहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे, वहाँ सेटल कर रहे थे, वेस्ट बैंक में भी और गाजा स्ट्रिप में भी इलीगली, क्योंकि इंटरनेशनली इस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। दुनिया, यूएन इसको ये कह रहा था कि आप वहाँ पे सेटलमेंट मत कीजिए क्योंकि वो पैलेस्टाइन की ज़मीन है, टू नेशन स्टेट्स के थ्योरी के हिसाब से देखें तो, यूएन प्लान के हिसाब से भी। लेकिन इजराइल कर रहा था और आज भी करता है वेस्ट बैंक में इलीगल सेटलमेंट्स। दुनिया भर में कई सारी रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स आपको इस चीज़ के मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पैलेस्टाइन के जो लोग हैं उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, बड़े मास लेवल पे प्रोटेस्ट हुए। इजराइल की आर्मी ने और वहाँ की पुलिस ने इनको दबाने की कोशिश की। 100 से ज़्यादा यहूदी इसमें मारे गए और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे 1000 से ज़्यादा पैलेस्टाइन के लोग इसमें मारे गए। और यहाँ से राइज होता है हमास का साल 1987 से, ठीक है। ये जो ग्रुप है, जो और ज़्यादा मिलिटेंट ग्रुप है, ये फर्स्ट इंतफादा की देन थी। उसके बाद एक समझौता होता है, एक शांति समझौता होता है जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था, कोशिश करी गई थी, हालांकि लॉन्ग टर्म में देखें तो ये भी फेल हो गया। ओस्लो पीस अकॉर्ड। ओस्लो पीस अकॉर्ड जो हैं ये ओस्लो में हुए। ओस्लो कहाँ है? नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी है, आप जानते होंगे, वही नॉर्वे जो एक तरीके से ओस्लो में आपको पता है ना, नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया जाता है और इन दोनों लोगों को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। कौन है ये हैं यासिर अरफात, ठीक है। और ये है उस समय के, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उस समय इजराइल के ये राष्ट्रपति थे। और ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन है ये, ठीक है। ये हैं यिट्जिन रिबिन है ये, सॉरी, हाँ, ये इजराइल के प्रधानमंत्री थे और ये यासिर अरफात थे। इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, ओस्लो पीस अकॉर्ड इसको बोलते हैं, 1993 में हुआ। और बाद में जाके इसको पूरी तरीके से समझौते को इन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और इस पीस अकॉर्ड की वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। इसमें क्या था, यूएस और रशिया ने इनको एक तरीके से मेडिटेशन किया, बीच में मीडियोकर बने। और इन दोनों के बीच में जो 2 स्टेट सॉल्यूशन जो था ना यूएन का, उसके ऊपर इन दोनों को राजी किया। देखो, पहले इजराइल तो राजी था, बहुत शुरुआती, अगर 1947 की बात करें तो इजराइल तो राजी था उस यूएन प्लान पे। लेकिन बाद में इजराइल ने बहुत सारी ज़मीन जीत ली थी, 1967 तक वो डोमिनेंस में आ गया था। तो वो भी कहीं ना कहीं 2 स्टेट सॉल्यूशन को नहीं मानता था और वो चाहते थे कि हम इजराइल को, हमें तो ज़रूरत नहीं है इस सॉल्यूशन की भी, ठीक है। उनकी इतनी आगे थे, लेकिन पीएलओ 2 स्टेट सॉल्यूशन को नहीं मानता था। अब क्या किया, पीएलओ ने भी, यासिर अरफात ने भी इस सॉल्यूशन को माना। पीएलओ ने इजराइल को एज ए नेशन स्वीकार किया, रिकॉग्नाइज किया। ये एक बड़ा डेवलपमेंट था इस पूरे के पूरे, अगर बात करें पीछे की जितने भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था उसमें एक बड़ा ये एक तरीके से मामला था कि पीएलओ ने इजराइल को एक रिकॉग्नाइजेशन दी। हमास तो नहीं मानता था, पीएलओ मानने लग गया। इजराइल ने पीएलओ को रिकॉग्नाइजेशन दी कि आप रिप्रेजेंटेटिव हो पैलेस्टाइन के लोगों का, ये भी एक बड़ी बात थी। तो ये 2 बड़े डेवलपमेंट हुए और साथ ही साथ पैलेस्टाइन अथॉरिटी बनी। पैलेस्टाइन अथॉरिटी क्या हुई, एक गवर्निंग बॉडी बनी जिसको ये परमिट मिला कि वो सेल्फ गवर्न कर सकते हैं वेस्ट बैंक और गाजा को। हालांकि आर्मी जो है अभी भी इजराइल की वेस्ट बैंक और गाजा में मौजूद थी, उन्होंने अपनी आर्मी को पीछे नहीं हटाया, लेकिन थोड़ी ऑटोनॉमी इनको दे दी कि यहाँ पे चुनाव हुए, यहाँ पे लोग चुने गए और पैलेस्टाइन की अथॉरिटी है उसमें पीएलओ की सरकार बनी। ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट था, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये चल नहीं पाया।
कब हुआ? दूसरा कैंप डेविड समिट हुआ साल 2000 में। वही कैंप डेविड जो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए एक जगह है जहाँ पे वो अपनी छुट्टियां स्पेंड करते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड कैंप डेविड समिट। इसमें पीस टॉक हुई और ये फेल हो गई। ठीक है, जेरूसलम के स्टेटस को लेके और ये वेस्ट बैंक में जो इलीगल सेटलमेंट कर रहा था इजराइल, इसको लेकर ये जो मामला है ये अब गरमरा गया और दोनों तरफ तलवारें खिंच गई। यहाँ से सेकंड इंतफादा की एक तरीके से शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ से फिर से वो अपराइजिंग शुरू हो जाती हैं, विद्रोह शुरू हो जाते हैं। और विद्रोह की शुरुआत कब होती है? इजराइल के उस समय के वो थे प्रधानमंत्री थे एहूद बराक। एहूद बराक जो हैं ये टेंपल माउंट में चले जाते हैं अपने 1000 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, एक तरीके से अपनी पावर को दिखाने के लिए, जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। पैलेस्टाइन के लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये क्या तरीका था हमारे टेंपल माउंट में आने का 1000 फोर्सेस के साथ। ठीक है, और आज के जैसा ही मामला अल अक्सा मस्जिद में जो अभी चल रहा है वैसा ही कुछ हुआ था उस समय भी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये वॉयलेंट अपराइजिंग यहाँ शुरू हो गई। पहली वाली जो इंतफादा था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा एक तरीके से वॉयलेंट और मास प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। बहुत बड़े स्केल पे टेररिस्ट अटैक हुए। जो हमास के लोग थे वो बहुत ज़्यादा सिविलियंस को अटैक कर रहे थे, यहाँ पे इसराइल की लोगों को अटैक कर रहे थे, बॉम्बिंग कर रहे थे, बसों में बॉम्ब लगा रहे थे, और जहाँ भी यहूदी लोग रहते थे यूरोप में भी, वहाँ पे भी उनको टारगेट किया जाता था। लेकिन इसराइल भी पीछे नहीं था। इसराइल की आर्मी भी वॉर क्राइम्स करती जा रही थी। वो वहाँ के हमास के सिविलियंस को, वहाँ के औरतों बच्चों को तक को टारगेट कर रहे थे, वहाँ पे मिसाइल्स चला रहे थे गाजा में, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो दोनों तरफ लोगों ने इन्होंने वॉर क्राइम्स करे, सिविलियंस को टारगेट किया। 1000 से ज़्यादा यहूदी मारे गए, 3000 से ज़्यादा पैलेस्टाइन के लोग इसमें मारे गए। और इसके बाद ऐसी अपराइजिंग दोबारा ना हो इसके लिए इजराइल ने वेस्ट बैंक के साथ साथ एक इलीगल वॉल कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये देख लीजिए, ये वॉल यहाँ से इन्होंने बना दी एक तरीके से वेस्ट बैंक को इन्होंने कंटेन करने के लिए। ये वेस्ट बैंक है, इसके साथ साथ इन्होंने एक वॉल बना दी 700 किलोमीटर लंबी, सेपरेशन वॉल बना दी। ठीक है, तो ये जो है इसको भी यूएन ने रोकने की कोशिश की, यूएन ने इसको भी इलीगल बताया, लेकिन इसराइल को इससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। अब बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ। ये सेकंड इंतफादा के बाद इनके बीच में कोई पीस टॉक बड़ी मेजर लेवल पे हुई नहीं, और इनके जो पॉलिसीज़ थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसमें एक बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिलता है कि दोनों ही इस तरफ से, अगर आप पैलेस्टाइन की बात करें चाहे यहाँ पे आप बात करें इसराइल की, तो दोनों ही तरफ से राइट वर्ड शिफ्ट देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में। और ज़्यादा जो नेशनलिस्टिक अप्रोच वाली पार्टीज़ हैं वो चुनाव जीतने लग गई, ज़्यादा जो अग्रेसिव नेता थे वो पावर में आने लग गए, वो चुनाव जीतने लग गए। और अब इसराइल को लगने लग गया कि किसी भी पीस टॉक से या फिर किसी भी मामले से, मतलब तरीके से ये मामला हम सुलझा नहीं पाएंगे, और हम गाजा को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और वेस्ट बैंक पे उनका कंट्रोल करने का अभी भी चल रहा है प्रोग्राम, लेकिन गाजा से उन्होंने अपनी 2005 में आर्मी को निकाल लिया था। ठीक है, आर्मी को वहाँ से विड्रॉ कर लिया ताकि वो पीछे हट सकें। ठीक है, और अपनी आर्मी को वो वहाँ से हटा लिया। वो अब गाजा में कंट्रोल नहीं करना चाहते थे, और उन्होंने सोचा कि चलो इस कॉन्फ्लिक्ट को हम सोल्व तो कर नहीं सकते, तो मैनेज करते हैं, कोई पीस टॉक करने की हमें ज़रूरत है नहीं। अगर कल को हमारे सामने कोई अपराइजिंग होगी तो हम उसको ब्रूटली क्रश कर देंगे, दबा देंगे, सप्रेस कर देंगे। तो ये उन्होंने तरीका अपनाया। और दूसरी तरफ जो पैलेस्टाइन के लोग हैं उनके में भी जो पहले पीएलओ ने जो चीज़ें रिकॉग्नाइज़ किया था इसराइल को, और वो सब चीज़ें अब पीछे रह गई। और वहाँ पे 2006 में हमास चुनाव जीत गया, पैलेस्टाइन के इलेक्शन जीत गया। और वहाँ पे भी आप देखिए हमास जैसा एक पॉलिटिकल ग्रुप जो कि एक्सट्रीम विचारधारा का था, बहुत ज़्यादा एक तरीके से ऐसी विचारधारा रखता था कि हम इसराइल को नक्शे से मिटा देंगे दुनिया के, इसराइल को छोड़ेंगे ही नहीं, वहाँ के लोगों को ख़त्म कर देंगे और हमारा पैलेस्टाइन वापस ले लेंगे। तो ऐसी सोच रखने वाला ग्रुप वहाँ पर आया, तो बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट था। और शुरुआत में तो फतह जो पॉलिटिकल ग्रुप था पीएलओ की पार्टी वाला, तो उसने हमास को स्वीकार ही नहीं किया एज ए पॉलिटिकल पार्टी, और उसने सरकार में लेने से ही मना कर दिया। लेकिन बाद में 2011 आते आते हमास जो है यहाँ पे एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल और इम्पोर्टेंट पार्टी बन गया। अभी भी गाजा में इसका एक तरीके से राज है। और ये शिफ्ट जो हुए इससे क्या हुआ कि दोनों ही तरफ से जो स्पेशली अगर आप बात करें जो सिविलियंस थे एक तरह से पैलेस्टाइन के, उनके लिए बड़ा ही एक तरीके से गलत चीज़ थी ये, उनके लिए उनका जो समय है वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। और अब क्या होता है, दोनों तरफ से अग्रेसिव अप्रोच अपनाई गई हमास और इसराइल की तरफ से।
गाजा कंट्रोल करा जा रहा था हमास की तरफ से। तो वो बहुत बार अभी भी और पहले भी 2006-7 से भी ये मिसाइल लॉन्च करते हैं इसराइल के ऊपर। बार बार ओवर द ईयर इन्होंने बहुत सारी मिसाइल हमले अटैक किए हैं इनके ऊपर, बहुत सारे टेररिस्ट अटैक किए हैं, बहुत सारी प्लेन हाईजैकिंग करी है पीएलओ और हमास दोनों ने ही। ठीक है, तो ये बार बार अटैक करते थे। इसके रिस्पॉन्स में इसराइल ने भी काउंटर अटैक किए हैं, काउंटर अटैक नहीं ऑफेंसिव अटैक भी किए हैं, ब्लॉकेडिंग करी है कंप्लीटली, गाजा के लोगों का पूरी तरीके से दमन करने की कोशिश की है। कोई भी आदमी गाजा में इसराइल की परमिशन के बिना नहीं जा सकता, उनके चेक पॉइंट्स को पार करके ही आप गाजा में एंट्री जा सकते हैं, वहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो इस तरीके की ब्लॉकेडिंग हुई और इसी वजह से 3 गाजा वॉर लड़े गए, जिनको गाजा वॉर कहते हैं, इसराइल और गाजा के बीच में 2008, 12 और 14 में। और बहुत सारे लोग, हज़ारों की संख्या में लोग इनमें मारे गए। इसी का हिस्सा है 2014 का ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज। प्रोटेक्टिव एज में क्या था कि इसराइल के 3 टीनेजर्स को, जूइश टीनेजर्स थे, उनको वेस्ट बैंक में इनके लोगों ने, हमास के लोगों ने किडनैप कर लिया था। तो उसके बदले इसराइल की फोर्सेस ने हमास के लोगों को, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया और इसके बदले में गाजा के मिलिटेंट ग्रुप्स ने बहुत सारी रॉकेट और मिसाइल इनके ऊपर लॉन्च करी। और उसके बाद ये क्लैशेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद बहुत ही बड़े लेवल पे, पहले तो इजिप्ट ने गाजा को समर्थन दिया और उसके बाद बहुत ही ब्रूटैलिटी से इसराइल की फोर्सेस ने इन आंदोलन को, इन रिवोल्ट्स को दबाया, सप्रेस किया, मारा लोगों को। यहाँ पे वॉर क्राइम्स भी हुए, सिविलियंस को भी टारगेट किया और गाजा स्ट्रिप को कम्प्लीटली ब्लॉकेट कर दिया। ठीक है, तो अब गाजा में एंट्री और एग्जिट एकदम से किसके हाथ में है? इसराइल के हाथ में है। तो गलतियां दोनों तरफ से हैं, कोई एक साइड पिक करना आपके लिए इम्पॉसिबल सा टास्क है। अब करंट सिचुएशन को आप देख लेते हैं। करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन 2021 की ये है, ये आर्टिकल्स हैं, सभी आपने देखे होंगे। बात समझ लेते हैं है क्या। देखो, रिसेंटली इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर ये कहा कि एक जगह है शेख जरा। शेख जरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है, ये वो जो फर्स्ट अरब वॉर, सेकंड अरब वॉर है, इसके टाइम पे थी, ये इस जेरूसलम का हिस्सा है। यहाँ पे क्या है कि शुरुआत में जब हम बात करें 18th और 19th सेंचुरी में इसराइल के लोग यहाँ पे आए और उन्होंने ज़मीन खरीदी और वो यहाँ पे सेटल हो गए। लेकिन उसके बाद जब जॉर्डन और सीरिया ने इन पे अटैक किया तो ये हिस्सा, शेख जरा वाला हिस्सा, वेस्ट बैंक में कुछ समय के लिए जॉर्डन के हाथ में आ गया। तो जॉर्डन ने क्या किया कि यहाँ से यहूदियों को भगा दिया और यहाँ पे अरब के लोगों को वापस से यहाँ पे सेटल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस चल रहा था कि यहाँ पे अरब के लोगों को फिर से डिससेटलमेंट किया जाए उनका और यहाँ पे यहूदियों को फिर से सेटल किया जाए। तो ये फैसला आया अब इसराइल के सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पे शेख जरा में फिर से इजरायली लोगों का सेटलमेंट किया जाएगा और यहाँ से अरब लोगों को हटाया जाएगा। तो इससे पैलेस्टाइन के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, नाराज़ थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोगों इसके खिलाफ। और अगर इंटरनेशनली इसकी बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात जो है इंटरनेशनली नहीं मानी जाएगी। क्यों? कि वो इस जेरूसलम का ये शेख जरा वाला हिस्सा तो इंटरनेशनली गवर्न बॉडी मानी जा रही है और पैलेस्टाइन के लोग इसको अपना हिस्सा मानते हैं, इसराइल अपना हिस्सा मानता है और यूएन इसको सेपरेट मानता है इन दोनों से। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट राइज हुए, प्रोटेस्ट चल ही रहे थे। 7 मई को इजरायली आर्मी जो है, काफ़ी सारे पैलेस्टाइन के जो लोग हैं उनको यहाँ पे पुश करती है, पीछे उनको सप्रेस करने की कोशिश करती है। तो लगभग 150 के आसपास लोग इसमें वाउंड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। फिर 3 दिन बाद ही, अब 10 मई का जो समय था, उस दिन मनाया जाता है जेरूसलम डे। जेरूसलम डे क्यों? वो साल 1967 में जो 6 डे वॉर हुआ था उसमें 10 मई के दिन ही जेरूसलम को कंट्रोल किया था इसराइल ने कम्प्लीटली। तो इसीलिए इसराइल के लोग इसको जेरूसलम डे बोलते हैं और जेरूसलम डे बोलते हैं। तो इसी दिन क्या हुआ, और प्रोटेस्ट हुए। पैलेस्टाइन के जो लोग हैं वो इस डे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और प्रोटेस्ट हुए और काफ़ी सारे जो लोग प्रोटेस्टर्स थे वो, ऐसा इसराइल का मानना है कि वो अल अस्का मस्जिद में भाग गए, काफ़ी सारे प्रोटेस्टर्स। तो
इज़राइल की पुलिस उनको पीछे करते करते अल अस्का मॉस्क में पहुंच गई। वो अल अस्का मॉस्क जो सबसे थर्ड नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे इस्लाम रिलीजन में, वहाँ पे पहुंच गए और वहाँ पे दोनों के बीच में क्लैशेज हुए और 300 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जो घायल हो गए यहाँ पे दोनों तरफ के। तो ज़्यादातर पैलेस्टाइन के वो जो लोग, जो अरब कंट्री के जो लोग उस मस्जिद में अपनी प्रे कर रहे थे वही थे। हो सकता है कुछ 10 20 30 लोग हों जो इस मॉस्क में वो घुस गए जो कि यहाँ पे एक तरीके से रिवोल्ट कर रहे थे, वो थे, ठीक है। लेकिन सभी लोगों के खिलाफ ये जो इसराइल ने एक्शन लिया और अल अस्का मस्क में वो घुस गए, मस्जिद में घुस गए, ये इंटरनेशनल बॉडीज़ ने, इंटरनेशनली इसकी बहुत ही आलोचना हुई है और लोग इसके खिलाफ हो गए, इसराइल के खिलाफ हो गए। हो सकता है कि आगे आके और बहुत सारे देश इसके खिलाफ कोई एक्शन ले, ठीक है, लेकिन इसराइल को इससे ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। रेस्पॉन्स क्या रहा जब एल एस्को मॉस्क में पहुंच गए? तो हमास ने गाजा स्ट्रिप से 200, लगभग 200 मिसाइल्स यहां पे इसराइल के ऊपर दाग दी। बहुत सारी मिसाइल तो टारगेट को हिट नहीं कर पाई क्योंकि इसराइल ने अपना एक एंटी मिसाइल सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रखा है, जिसके थ्रू आयरन डोम जिसको बोलते हैं, काफ़ी चर्चा में भी रहा ये आजकल, क्योंकि आयरन डोम ने इन सभी ज़्यादातर मिसाइल को अपना टारगेट हिट नहीं करने दिया और हवा में ही इनको ख़त्म कर दिया इन मिसाइल्स को। लेकिन कुछ मिसाइल्स जो हैं वो टारगेट हिट करी, काफ़ी सारे सिविलियंस की यहाँ पर डेथ भी हुई है। उसके रिस्पॉन्स में अब इनके पास तो चलो एंटी मिसाइल सिस्टम था, लेकिन हमास के पास तो है नहीं गाजा में। बदले में इसराइल ने बहुत सारे हैवी बॉम्बार्डमेंट किया और बहुत सारे मिसाइल भी गाजा में यहाँ पे इन्होंने दागी और इन्होंने कहा कि हम तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास है उसके ही ठिकानों पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन हमास ये कह रहा है कि हमारे सिविलियंस को भी अटैक किया है, जो गाजा के लोग हैं वो कह रहे हैं, और यहाँ पे 9 बच्चे मारे गए और 40 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे इजरायली अटैक्स में यहाँ पे डेथ हुई है। इसराइल इसका अपोजिट क्लेम करता है कि हमारे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है और हमास ने हम पे अटैक किया। तो ये अभी मुद्दा है और ये अभी चल रहा है। ये थर्ड इंतफादा जैसी हालत भी हो सकती है। इसराइल के अंदर भी डोमेस्टिक वायलेंस भी शुरू हो गई है, वहाँ पे भी दंगे फसाद शुरू हो गए हैं। लोग जो रहते हैं वहाँ पे वेस्ट बैंक वगैरह में और अरब के जो लोग रहते हैं वो उन्होंने भी अटैक करने शुरू कर दिए हैं वहीं पर, वहाँ की पुलिस के सामने क्लैशेज़ हो रहे हैं। तो ये अभी करंट सिचुएशन है। ये सिचुएशन आगे चल के कैसी होगी, क्या होगा, क्या इसका रिजोल्यूशन होगा, पता नहीं, लेकिन उसके बाद हम अपडेटेड रहेंगे। आप न्यूज़ को देखते ही रहते हैं। दिक्कत क्या है इस मामले को सोल्व करने में, दिक्कतें क्या आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, वो समझना है अभी, और उसका सॉल्यूशन क्या है। ये दो चीज़ें रह गई। एक तो है जेरूसलम का स्टेटस, जिसको तीनों क्लेम करते हैं, और तीनों को छोड़िए, आप दो को समझिए, एक इस्लाम और दूसरी तरफ है यहूदी। दोनों ही जेरूसलम को क्लेम करते हैं, होली साइट्स को, और पैलेस्टाइन अपनी राजधानी मानता है जेरूसलम को, और दूसरी तरफ इसराइल अपनी राजधानी मानता है। तो इसके ऊपर इनकी कोई भी सुलह नहीं हो पाती। एक तो ये मामला है। एक पैलेस्टाइन के जो रिफ्यूजी क्राइसिस हैं, जिसमें लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो रिफ्यूजी क्राइसिस में फंसे हुए हैं पैलेस्टाइन के। आज भी दुनिया के सबसे बड़े रिफ्यूजी क्राइसिस में यही लोग फंसे हुए हैं, पैलेस्टाइन के लोग। इनको कहाँ जाएं ये? इनको इसराइल वापस पैलेस्टाइन की ज़मीन पे आना स्वीकार नहीं कर रहा। उनको लगता है कि हमारे लिए थ्रेट है, क्योंकि 8 मिलियन के आसपास यहूदियों की संख्या है यहाँ पे, और अगर 50 लाख पैलेस्टाइन यहाँ पे आ गए तो इनके लिए फिर से कॉन्फ्लिक्ट की टेंशन रहेगी। तो उनका एक क्राइसिस है। दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है इलीगल इजरायली सेटलमेंट। जो जो पैलेस्टाइन टेरिटरी है, जो यूएन का रिजोल्यूशन था उसके तहत जो वेस्ट बैंक इनको मिला हुआ था, वहाँ भी आज भी इसराइल इलीगल सेटलमेंट कर रहा है। तो वो एक बड़ा इशू है। इजरायली मिलिट्री ने जो ऑक्यूपेशन कर रखा है वेस्ट बैंक और गाजा में, जिस तरीके से ब्लॉकेड कर रखा है गाजा का टेररिस्ट, वो चीज़ें जो है वो भी पैलेस्टाइन के लोगों के लिए एक तरीके से बड़ी अड़चन है, जिसमें न तो इसराइल पीछे हटने को तैयार है, न वो लोग हटने को तैयार हैं। फिर टेररिस्ट एक्टिविटी और जो हमास जैसे रिप्रेजेंटेटिव हैं गाजा में, ये भी एक बड़ी समस्या है कि ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी शांति वार्ता और इस मुद्दे को समझाने सुलझाने में कोई भूमिका अदा नहीं कर सकते। वो तो इसके लिए ज़्यादा एक तरीके से खतरा और है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा गर्मा जाता है क्योंकि ऐसे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। न सिर्फ हमास की बात करें, अगर बात करें इसराइल की तरफ से भी, तो इसराइल के अभी प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, वो भी, उनकी भी जो अप्रोच रहती है काफ़ी अग्रेसिव रहती है। तो ये ऐसे अग्रेसिव अप्रोच के अगर नेता रहेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट सोल्व नहीं हो सकता। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो वेस्ट बैंक में ज़्यादातर जो आप जानते हैं कि इसराइल एक तरीके से वहाँ रेगिस्तान जैसा हिस्सा है, वहाँ पे एक तरीके से डेजर्ट है, वहाँ पे जो पानी के रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादातर वेस्ट बैंक में हैं,
ठीक है, वेस्ट बैंक का पानी ही ज़्यादातर इस्तेमाल करता है इसराइल, और इसराइल इस पानी को खोना नहीं चाहता, तो वो वेस्ट बैंक पे से अपना कंट्रोल भी नहीं खोना चाहता, और ज़्यादातर इसीलिए वाटर रिसोर्सेज की भी एक लड़ाई है आने वाले समय में, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगी और अभी भी है। ठीक है, तो ये ऑब्स्टेकल्स हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है मेन, वो है टू स्टेट सॉल्यूशन, जो कि यूएन ने पास किया। और इस सॉल्यूशन से कोई सा भी देश इसको अगर स्वीकार नहीं करेगा तो ये सॉल्यूशन, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, सोल्व नहीं हो सकता। दोनों ही पार्टी को कहीं ना कहीं एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो पैलेस्टाइन हो चाहे इसराइल हो, और इस टू स्टेट सॉल्यूशन को मानना पड़ेगा कि इसराइल भी रहेगा यहाँ पे और पैलेस्टाइन भी रहेगा, और जो यूएन का था, जो तरीका था, उसी तरीके से रहेंगे। ठीक है, उनको बसाया जाएगा, और जो लीडरशिप है उसमें भी थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है, उनकी अप्रोच में लाने की चेंज है। हमास और जो ज़्यादा एक्सट्रीम नेशनलिस्ट अप्रोच वाले इजरायली पार्टीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा, और कोई ना कोई मिडिल ग्राउंड उनको ढूंढना पड़ेगा। और इन रिफ्यूजी क्राइसिस को भी कहीं ना कहीं सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने लोग जो हैं वो अगर दर दर भटकते रहेंगे तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करना तो तभी पूरा हो पाएगा जब उन रिफ्यूजी क्राइसिस को भी आप कंप्लीटली हैंडल करो। ठीक है, गाज़ा ब्लॉकेड को अगर आप ख़त्म नहीं करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब भूखमरी हो चुकी है। वहाँ के लोगों के पास एक तरीके से इतनी हालत ख़राब है उनकी, क्योंकि ब्लॉकेड कर रखा है, उनको किसी तरीके की वो एक्टिविटी कर नहीं सकते, किसी तरीके का ट्रेड कॉमर्स भी नहीं होता उनके यहाँ पे। ठीक है, तो गाजा के ब्लॉकेड का भी समस्या को सोल्व करना पड़ेगा, और जेरूसलम के स्टेटस के ऊपर भी इनको बात करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं उसका, चाहे वो इंटरनेशनली गवर्न हो या फिर दोनों मिल के उसको गवर्न करें, दोनों मिल के उसको उस पर शांति से उसमें जाएं और अपनी पूजा और प्रे वाला जो होली सिटी है उसको, इसके स्टेटस को मेंटेन रखें। ये सब चीज़ें कहना आसान है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, लेकिन हो सकता है सोल्व हो किसी टाइम। अभी नियर फ्यूचर तो ये सोल्व होता हुआ नहीं दिख रहा, और बाकी आप अपडेट रहिए इस टॉपिक में क्या कुछ होता है। ये पूरा मुद्दा था इसराइल पैलेस्टाइन का। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।